हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपका पेपर हुआ था कब, जून 2023 में। इंस्टीट्यूट ने उसके सॉल्यूशन तो रिलीज किए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन रिलीज किए वो कुछ इस तरीके से किए कि डिटेल्ड वहां पे सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं थे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं थे। तो बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर मई नहीं, जून 2023 का जो एग्जाम हुआ था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसका आप सॉल्यूशन डिटेल में करवाइए। तो आज की वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि डिटेल्ड में जून 2023 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2023 में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ न्यू सिलेबस का, उसका डिटेल्ड में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सर 100 नंबर का पेपर हुआ था, 3 घंटे आपको मिलते हैं। एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन आपको मैं ये दे दूं कि जून 2023 में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसके बाद जो दिसंबर 2023 में पेपर हुआ उसमें पैटर्न में चेंज आ चुका है। इवन जो जून 2024 में पेपर होने वाले हैं उसमें जो दिसंबर 2023 का पैटर्न था वही फॉलो किया जाएगा। फर्क क्या है सर? फर्क ये था, जून 2023 में जो पेपर हुए थे उसमें इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी रखे थे, लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया दिसंबर 2023 में। तो अभी जो जून 2024 में एग्जाम का पैटर्न रहने वाला आपका, वो पैटर्न वही रहेगा जो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में करवाया गया, एमक्यूपी में करवाया गया। तो पेपर के पैटर्न को लेकर कंफ्यूज मत होना, पेपर का पैटर्न एमक्यूपी वाला रहेगा, लेकिन ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स जून 2023 का मैं डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सर इसमें इन्होंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और उसके बाद 6 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 2 से 8, जिसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देने थे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, देन 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 7, जिसमें सेक्शन ए में एक कंपलसरी क्वेश्चन रखा गया, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर एक एक नंबर के 12 तो एमसीक्यू थे, एक एक नंबर के 12 एमसीक्यू। उसके बाद 1 मार्क के 7 आपको ट्रू फॉल्स दिए गए जो अभी एग्जाम से हटा दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए 1 मार्क्स के 6, ये भी एग्जाम से अब हटा दिए गए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 15 इंटू 2 15 एमसीक्यू 2-2 नंबर के देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सेक्शन बी था जिसमें अपने को 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले एक थ्योरी अटैच किया, देन एक प्रैक्टिकल दिया, 6 नंबर का थ्योरी, उसके साथ एक 9 नंबर का प्रैक्टिकल दिया। जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो पूरा का पूरा आपको 15 नंबर का प्रैक्टिकल मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी आपको पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल मिल गया था 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको पार्ट बी जो था उसके अंदर एक 4 नंबर का थ्योरी अटैच कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखा जाए तो सर क्वेश्चन नंबर 6 प्योर प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रैक्टिकल था 15 मार्क्स का, और इवन क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो भी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया 15 मार्क्स का। मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको एक एक पार्ट थ्योरी दिया हुआ है और बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो 100% प्रैक्टिकल है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्रैक्टिकल स्ट्रांग होना चाहिए। थ्योरी के दम पे आप यहां पे मार्क्स ज्यादा तो नहीं लेकर आ पाओगे, और प्रैक्टिकल अगर अपना स्ट्रांग है तो मेरी चॉइस यही रहती है हमेशा, गो फॉर प्रैक्टिकल। 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अगर यहां पे अटेम्प्ट किए गए होते, 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल रहा था। अभी जो पैटर्न है ऑलरेडी मैं एमक्यूपी के थ्रू क्लियर कर चुका हूं। 15 मार्क्स की 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 30 मार्क्स का ये पार्ट हो गया, और उसके बाद 70 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है, तो आप वहां पे भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें सबसे पहले 1 मार्क के 12 एमसीक्यू यहां पे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। गिवन ऑल्टरनेटिव में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो
इज इक्वल टू, सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम सबको पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स होता है, और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, आंसर इज नो। फिक्स्ड कॉस्ट एज ए परसेंटेज, आंसर इज नो। एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, सर ये हो गया कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ सेल्स over variable cost as a percentage of sales. Second, A Limited produces 500 units of a product in 7500 hours against a standard hours of 8000. A standard hours है 8000 और actual hours रहेंगे आपके 7500. If a standard rate per hour is 75, तो labor efficiency variance क्या होगा? Sir, labor efficiency variance का फॉर्मूला क्या होता है? Standard hours माइनस में एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, 8000, एक्चुअल आवर थे 7500 और स्टैंडर्ड रेट आपका 75 रुपए का, 75 का कितना आ जाएगा, चेक कर लो, ये आ जाएगा 37,500 और फेवरेबल ही आ रहा है, तो आवर आंसर विल बी ए। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 37,500 फेवरेबल। थर्ड पॉइंट, डिविजनल मैनेजर प्रिपेयर ब्लैंक विदाउट रेफरेंस टू द पास्ट बजट और अचीवमेंट। सर डिविजनल मैनेजर प्रिपेयर आउटकम बजट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट, जीरो बेस बजट। सर जीरो बेस बजट, डिविजनल मैनेजर प्रिपेयर जीरो बेस बजट्स विदाउट रेफरेंस टू द पास्ट बजट और अचीवमेंट। Point number 4, according to Norton and Kaplan, the balance scorecard should be used as a control system, a diagnostic system, a strategic system या फिर all of the above। तो सर as per Norton and Kaplan जो है, balance scorecard should be used as a strategic system। C will be your correct answer. C will be your correct answer. Point number 5, A/N blank is an organizational unit whose manager is responsible for generating revenue and managing expenses related to current activity। expense center, सर expense center में expense तो आ जाएगा बट revenue नहीं आता, revenue center में revenue आ जाएगा, expense नहीं आता, cost center expense आ जाएगा, revenue नहीं आएगा, profit center में revenue और expense दोनों आएंगे क्योंकि profit calculate करने के लिए revenue और expenses दोनों ही consider करने पड़ते हैं। तो सर ये जो 5 MCQ अभी तक आए उसमें एक प्रैक्टिकल देखने को मिला और 4 थ्योरी, मतलब एमसीक्यू में अभी तक थ्योरी पोर्शन जो है वो ज्यादा है, लेकिन नेक्स्ट जो 6th है आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गया है। आरटीएम लिमिटेड यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पी और क्यू रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग ए पीरियड द कंपनी इनकर्ड ₹50,000 एज इंस्पेक्शन कॉस्ट, 50,000 रुपए की इंस्पेक्शन कॉस्ट आई, and it worked for 10 and 15 production run respectively for producing product P and Q। मतलब P के लिए 10 इंस्पेक्शन तो Q के लिए 15 इंस्पेक्शन। क्वेश्चन जानना चाहते हैं द इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट P अंडर ABC सिस्टम व्हाट्स। P के लिए इंस्पेक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। तो सर सिंपल है, 50,000 की इंस्पेक्शन की कॉस्ट है जो कि 10 + 15 25 इंस्पेक्शन के लिए है, और P के लिए कितने इंस्पेक्शन है, 10। तो अगर 50,000 की कॉस्ट है 25 के लिए तो 10 के लिए इट विल बी 20,000, 20,000 रुपए। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 20,000। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेवंथ, द मिनिमम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज इक्वल टू ईवीपीआई। सर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। मिनिमम रिग्रेट भी होता है, इक्वल टू ईएमवी नहीं होता, बोथ ए एंड बी। सर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, द मिनिमम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज इक्वल टू ईवीपीआई एंड ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमम रिग्रेट। नेक्स्ट, 8th, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या फिर प्राइसिंग। तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो मेनली कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट नाइन्थ, द टर्म ब्लैंक इज यूज टू डिस्क्राइब ए लोकेशन टू विच ओवरहेड कॉस्ट आर इनिशियली असाइंड। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पूल, एक्टिविटी या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो सर इट इज कॉल्ड कॉस्ट पूल। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉस्ट पूल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए लोकेशन टू विच ओवरहेड कॉस्ट आर इनिशियली असाइंड। नेक्स्ट 10th अपने को फिर से एक प्रैक्टिकल दिख जाता है। कहते हैं यूनिट प्रोड्यूस की 50,000, सेलिंग प्राइस रहेगा 15 और वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए। तो आपको यहां पे 3 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 3 रुपए का। फिक्स कॉस्ट आपकी 1,60,000 रहेगी। कैलकुलेट सेल्स वैल्यू व्हेन द प्रॉफिट टू बी अर्न्ड इज 80,000। अपने को सेल्स निकाल के देनी है। सर सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 1,60,000, प्रॉफिट जो है वो है आपका 80,000 डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका 3 रुपए का। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा अच्छा रुपीज में चाहिए इनको आंसर, रुपीज में चाहिए इनको आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने 80,000 यूनिट्स निकाल दी और सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है आपका 15 रुपए का, तो उससे मल्टीप्लाई कर लो, 12 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट अगर रुपी में आंसर चाहिए तो आप यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बजाय पीवी रेशियो रख दो। बी विल बी योर करेक्ट आंसर 12 लाख। तो सर अभी तक जो 10 एमसीक्यू आए हैं, 10 एमसीक्यू, उसके अंदर 3 अपने को प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं केवल, और 7 जो है वो थियोरिटिकल देखने को मिले, और इसके बाद जो 2 है वो भी थ्योरी ही है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आंसर इज नो। रिटर्न टू प्रोवाइडर्स ऑफ फंड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सर आंसर इज यस, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लेते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर सबका जो हिस्सा होता है वो इंक्लूड होता है, क्योंकि उसी के बाद आपको इंटरेस्ट भी देना है, उसी के बाद आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, उसी के बाद आपको इक्विटी डिविडेंड भी देना है, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कवर होते हैं। तो रिटर्न टू प्रोवाइडर ऑफ फंड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बी विल बी योर फाइनल आंसर। और लास्ट 12th एमसीक्यू था, अकॉर्डिंग टू डुपॉन्ट मेथोडोलॉजी द पैरामीटर दैट ड्राइव रिटर्न ऑन इक्विटी इज और आर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, एसेट यूसेज परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल लेवरेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सर अगर मैं बात करूं तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके अंदर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट में आता है। एसेट की यूसेज परफॉर्मेंस भी आ जाती है, क्योंकि एसेट टर्नओवर यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग इसलिए क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाता है। और फाइनेंशियल लेवरेज तो हम यूज करते ही करते हैं, क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि टोटल एसेट्स के अंदर कितना आपने अपना खुद का फंड लगा रखा है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये 12 एमसीक्यू थे जून 2023 में, जिसमें 3 प्रैक्टिकल देखने को मिले और 9 थियोरिटिकल आपको देखने को मिले थे। बट बार बार मैं बोल रहा हूं, अब आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। मेरा टारगेट केवल और केवल आपको जून 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना मेन पर्पज है, ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट। सर ये जो क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन मैंने आपको साइड में करवा दिया है, बाकी जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट का ही स्लाइड है, ये इंस्टीट्यूट का ही सॉल्यूशन है जिसमें ये मार्क किए हुए हैं। मैंने आपको क्या है, जहां जहां प्रैक्टिकल एक वर्किंग बनती थी वो आपको यहाँ पे बता दिया, ताकि अगर किसी को फाइनल आंसर तक पहुंचने में प्रॉब्लम हुई तो उस सिचुएशन में आप हमारे यहां से ये सॉल्यूशन देखकर इजीली ग्रैब कर सकते हो कि क्या कॉन्सेप्चुअल था जिसकी वजह से ये आंसर आया। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे चलें तो हमें इसके अंदर 7 ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करवाए गए। पॉइंट नंबर बी था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको केवल यह बताना था कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव डेटा। सर आंसर इज नो, क्योंकि वो क्वालिटेटिव डेटा भी कंसीडर करते हैं, तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड, इन मार्जिनल कॉस्टिंग both fixed and variable cost are considered for product costing and inventory valuation। सर मार्जिनल कॉस्टिंग में तो केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है, फिक्स तो ली ही नहीं जाती। दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज रेलिवेंट कॉस्ट। सर आंसर इज अगेन नो। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो रेलिवेंट होती है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स आर अराइव्ड
एट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। सर स्टैंडर्ड जो होते हैं वो करंट और फ्यूचर को कंसिडर करते हैं। अगेन ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ, डिवीजन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर। सर नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग में तो प्रॉफिट सेंटर होते हैं, तभी तो एक डिवीजन दूसरी डिवीजन को माल बेचते वक्त प्रॉफिट भी चार्ज कर सकती है। अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। सिक्स्थ, प्रोडक्शन बजट इज ऑल्सो नॉन एज सब्सिडरी बजट। सर बिल्कुल प्रोडक्शन बजट सब्सिडरी बजट होता है, क्योंकि मेन तो मास्टर बजट होता है, बाकी जो बजट आप बनाते हो वो सब्सिडरी बजट ही होते हैं। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। और फाइनली सेवेंथ इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सर ये भी ठीक है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ईबीआईटी जो उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल तो आता ही नहीं है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये 7 ट्रू फॉल्स थे, जिसमें पहले 5 जो है वो फॉल्स हैं और बाद के जो है वो ट्रू है। इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन दिया था, वो यहां पे कॉपी पेस्ट करा हुआ है, वो यहां पे कॉपी पेस्ट करा हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था, उसमें इंस्टीट्यूट ने एक एक नंबर के 6 फिल इन द ब्लैंक दिए। 1C फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट नंबर 1, ए ब्लैंक इज ए नॉर्म अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। सर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है अगेंस्ट स्टैंडर्ड, तो इसमें आना था स्टैंडर्ड। सेकंड, ब्लैंक एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस भी आप इसको बोलते ही हो। तो सीवीपी या ब्रेक इवन दोनों में से कोई भी मेंशन आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, ब्लैंक इज एन एंगल formed at the intersection point of total sales line and total cost line in a formal break even point। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है, और प्रॉफिटेबिलिटी कहां से डिराइव होती है? टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन से। तो यहां पे आना था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। फोर्थ, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग the allocation basis used for applying cost to services or product is called। activity based costing में allocation basis को क्या बोलते हैं? तो सर इसमें allocation basis को cost driver बोलते हैं। फिफ्थ, blank is the excess of total sales over break even। सर total sales over break even point होता है margin of safety, margin of safety। And sixth and last one is blank theory proposes that a learner's efficiency in a task improves over time and the more the learner perform the task। सर लर्निंग कर्व में ऐसा होता है कि जितना ज्यादा एक वर्कर सीखता है, जितना ज्यादा एक वर्कर सीखता है उतना ज्यादा वो क्या है, एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो ये 6 एमसीक्यू वो फिल इन द ब्लैंक थे एक एक नंबर के। तो इस तरीके से 12 + 7 + 6, तो इस तरीके से 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन था जून 2023 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो कि अब लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो 15 एमसीक्यू आ रहे हैं आपके एग्जाम में, 2-2 नंबर के 30 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद अगर आप सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हो, तो सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो का जो ए पार्ट है, ये जो अभी अभी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराए, इसके सॉल्यूशन यहां पे गिवन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका ए पार्ट तो 6 नंबर का आपको थ्योरी दे दिया, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में ही सही था। दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस आपको बताना था। देखो इसमें कराने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्या 9 डिफरेंसेस बताए, बट देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर के लिए देखो 9 पॉइंट ठीक है, अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो 6 मार्क्स के लिए 6 रेलिवेंट पॉइंट आपको जरूर लिख के आने। इंस्टीट्यूट ने ज्यादा दे दिए पॉइंट, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल में पॉइंट थे वो सारे के सारे ही दे दिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 9 पॉइंट लिखे जाए,
क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर डिफरेंस आप रेलिवेंट लिख रहे हो तो 6 डिफरेंस भी सफिशिएंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप एक बार रीड खुद भी करके देख सकते हो, इसमें एज सच मुझे करवाने का ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, दैट इज गिवन फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिया गया और 9 नंबर की वेटेज के साथ दिया गया ये क्वेश्चन, और इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में कर ही रहे थे पहले से भी। क्वेश्चन नंबर 2B, ए ड्रग स्टोर of MONSL Limited is presently selling 3 types of drugs, namely drug S, drug T और drug Z। 3 तरीके की ड्रग्स सेल करते हैं, मेडिसिन सेल करते हैं। It has provided the following data for the year 2022-23 for each product line। ये जो 3 तरीके के प्रोडक्ट है S, T और Z, हमें इसका डेटा प्रोवाइड करवाया गया। रेवेन्यू गिवन है अपने पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, नंबर ऑफ अगर रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस करोगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस्ड गिवन आपके पास, आप चाहो तो इसका टोटल कर लो 560 प्लस 810 प्लस 630, चलो 2000 आ रहा है। नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड गिवन है, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम गिवन है और यूनिट सोल्ड भी गिवन है। मैं टोटल कर रहा था इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे याद आ गया कि नीचे टोटल इन्होंने ऑलरेडी करके दिए हुए थे। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। एक्टिविटी का नाम, इस एक्टिविटी का काम भी गिवन है, काम से हमें कोई मतलब होता नहीं है वैसे, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट एलोकेशन बेस। सर ड्रग लाइसेंस की फीस है, एक्टिविटी के डिस्क्रिप्शन से हमें ऐसा कोई मतलब होता नहीं है। ड्रग लाइसेंस फीस है 5 लाख रुपए की एंड इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 बिटवीन एस टी और जेड। इस प्रोपोर्शन में आपको बांटना है। ऑर्डरिंग की कॉस्ट 8,30,000 है, 2,000 परचेज ऑर्डर्स हैं। डिलीवरी की कॉस्ट है 18,20,000, 2,800 डिलीवरीज है। शेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट है 32,40,000 और 4,500 आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम है। और कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट है 28,20,000, 4,70,000 यूनिट्स सोल्ड है। क्वेश्चन की डिमांड है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ऑपरेटिंग इनकम बताओ और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बताओ फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन इफ पॉइंट नंबर 1 ऑल द सपोर्ट कॉस्ट दैट इज अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आर एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहला पॉइंट तो कहता है जो सपोर्ट कॉस्ट है, सपोर्ट कॉस्ट क्या है, ओवरहेड की कॉस्ट। जरा इसका टोटल भी कर लेते हैं एक बार। तो ये जो सपोर्ट कॉस्ट है इसका अगर टोटल कर लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका 92,10,000। 92,10,000। सर ये जो 92,10,000 की कॉस्ट है एज पर फर्स्ट पॉइंट आपको ये कॉस्ट सीओजीएस के रेशियो में बांटनी है, जो भी ऊपर सीओजीएस का प्रपोर्शन अपना आएगा, मतलब इस प्रपोर्शन में बांटनी है। और ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालना है। इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन दिया बट फाइनल आंसर दिया कि ऑपरेटिंग इनकम ये आएगा और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ये आएगा। बट ये आया कैसे, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके लिए तैयार कर रखा है डिटेल्ड में। हम बनाते हैं इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। 3 प्रोडक्ट हैं तो 4 कॉलम आपको कम से कम लेने हैं, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट एस, टी और जेड। चाहो तो टोटल का कॉलम लो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले तो हमें सेल्स लेनी होती है तो रेवेन्यू कॉपी पेस्ट कर दिया है। रेवेन्यू कॉपी पेस्ट कर दिए 74,50,000, 1,11,75,000, 1,86,25,000 कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें से सबसे पहले हम माइनस करते हैं सीओजीएस, ये भी कॉपी कर लो 41, 44, 500, 68, 16, 750, 1,20,63,750 माइनस कर दिया तो हम पहुंच गए अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे।
ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं सपोर्ट कॉस्ट, और अभी फिलहाल अपने को क्या करना है, जो 92,10,000 की सपोर्ट कॉस्ट है उसको उसको सीओजीएस के प्रोपोर्शन में बांटना था। तो मैंने सीओजीएस का टोटल कर लिया 2,30,25,000, 2,30,25,000। देन क्या देखा, सपोर्ट कॉस्ट थी 92,10,000। तो चेक किया मैंने कि 92,10,000 जो सपोर्ट कॉस्ट है वो 2,30,25,000 का 40% है। 92,10,000 जो सपोर्ट कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,30,25,000 का 40% है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपकी जो सपोर्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 40% है। तो 41,44,500 का 40%, 68,16,750 का 40%, और 1,20,63,750 का 40%। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सपोर्ट कॉस्ट माइनस कर दिया, आपको आपका ऑपरेटिंग इनकम पता चल गया, आपको आपकी ऑपरेटिंग इनकम पता चल गई। और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालना है, तो 1647,700 डिवाइडेड बाई 74,50,000, ये आ जाएगा 22.12%। 16,31,550 डिवाइड बाई 1,11,75,000, 14.6%। और 17,35,750 डिवाइड बाई 1,86,25,000, 9.32%। इस तरीके से आप अपने पहले पॉइंट के आंसर तक पहुंच सकते हो जो कि इंस्टीट्यूट ने ये दे दिए थे। इसके बाद इस क्वेश्चन में सेकंड रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट था कि ऑल द सपोर्ट कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर एलोकेटेड यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करना था, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें पता है कि हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट की जरूरत होती है। तो मैंने यहीं पे रफली कैलकुलेशन कर दी कि सर ड्रग लाइसेंस भी 5 लाख को तो कुछ करना नहीं है, रेशियो में बांटना है, ठीक है बंट जाएगा। ऑर्डरिंग की कॉस्ट 8,30,000 थी, कितने ऑर्डर्स के लिए, 2000 के लिए, तो 8,30,000 डिवाइड बाई 2000, रेट आ गया 415 पर ऑर्डर। डिलीवरी की कॉस्ट थी 18,20,000 फॉर 2800 डिलीवरीज, तो कॉस्ट आ गई 650 पर डिलीवरी, 650 पर डिलीवरी। शेल्फ स्टॉकिंग 32,40,000 रुपए की कॉस्ट, कितने, 4500 आवर्स के लिए, तो सर ये आ गया था 720 पर आवर। और कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट 28,20,000 डिवाइडेड बाई 4,70,000, तो ये आ गया 6 रुपए पर यूनिट। रेट जब आ गए थे आपके पास, तो अब आप फिर से अपना स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बना सकते थे, जिसमें सिंपल अगर मैं कहूं तो ये तीन चीजें तो कॉपी पेस्ट होनी है, रेवेन्यू, सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये तो कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो सपोर्ट कॉस्ट होती है वो एक्टिविटी वाइज होती है। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या थी, सबसे पहली एक्टिविटी थी आपकी लाइसेंस की फीस 5 लाख रुपए, उसको 235 के रेशियो में बांट दो। जब 5 लाख रुपए को 235 के रेशियो में बांटोगे तो इट विल बी 1 लाख, 1,50,000 और 2,50,000। इसके बाद ऑर्डरिंग की जो कॉस्ट है वो है 8,30,000, और रेट कितना था, 415 रुपए पर ऑर्डर, 415 रुपए पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर आपके ये हैं, तो 560 इंटू 415, 810 इंटू 415 और 630 इंटू 415, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी थी आपकी, नेक्स्ट एक्टिविटी थी डिलीवरी, जिसका रेट आया 650 रुपए पर डिलीवरी, 650 पर डिलीवरी। तो 650 इंटू 950, 650 इंटू 1000 और 650 इंटू 850, आपको आपकी डिलीवरी की यहां पे कॉस्ट पता चल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारी, नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारे पास शेल्फ स्टॉकिंग। रेट आ गया था 720 रुपए पर आवर, तो 720 इंटू 900, 720 इंटू 1250, 720 इंटू 2350, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। एंड फाइनली लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास कस्टमर सपोर्ट, 6 रुपए पर यूनिट, 6 रुपए पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास गिवन थी, तो 6 इंटू 1,75,200, 6 इंटू 150 300, 6 इंटू 144 500, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी।
ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारी की सारी सपोर्ट कॉस्ट माइनस करोगे, आपको ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा। और ऑपरेटिंग इनकम को जब आप रेवेन्यू से डिवाइड करोगे तो ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आपको मिल जाएगा। जो इंस्टीट्यूट ने आंसर आपको यहाँ पे फाइनल आंसर प्रोवाइड कराया था वो आपका मैच होते हुए आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके से ये सारी की सारी कैलकुलेशन की गई है। तो मेन इस वीडियो का पर्पज यही है कि जो वहां पे डायरेक्ट आंसर है अगर आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हो सर कैसे आया, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो सर क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि मैंने पहले भी कहा प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया, जिसमें 3A में 4 नंबर का एक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, नहीं प्योर प्रैक्टिकल नहीं, इसमें बी का जो पहला पार्ट है वो थियोरेटिकल दे दिया, ठीक है। सर 3 का ए पार्ट जो था उसमें 4 नंबर का एक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, देन जो बी पार्ट था इसमें 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन दिया और बी का एक सेकंड पार्ट और क्रिएट किया, उसको 7 नंबर का रखा गया। तो इस तरीके से ये 15 नंबर का क्वेश्चन यहां पे क्रिएट किया गया है, जो कि पूरा का पूरा ये अगर मैं कहूं है मार्जिनल कॉस्टिंग का ही, पूरा 15 नंबर का मार्जिनल कॉस्टिंग ही है। क्योंकि अगर आप पार्ट ए की बात करो मार्जिनल कॉस्टिंग में से है, बी का जो थ्योरी पार्ट है पार्ट 1 वो भी सर मार्जिनल का है और सेकंड पार्ट भी मार्जिनल का ही है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है 15 मार्क्स का मार्जिनल कॉस्टिंग में से। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, Ronbani Limited, a manufacturing company, has prepared its budget to produce 2 लाख यूनिट। 2 लाख यूनिट बनाने का इनका बजट था। वेरिएबल कॉस्ट थी 16 रुपए और फिक्स कॉस्ट 4 रुपए पर यूनिट, तो पर यूनिट 20 रुपए की कॉस्ट हो गई। एंड द कंपनी फिक्सेज इट सेलिंग प्राइस टू फैच ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट। सर 20 रुपए अगर आपकी कॉस्ट है जिसपे आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 4 रुपए प्रॉफिट हो गया 20 का 20%, तो इसका मतलब 24 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया। क्वेश्चन की पहली डिमांड है प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी में बताओ। सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको यहां पे इजीली 8 लाख रुपए मिल जाएगी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करूं तो 24 रुपए हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो -16 8 रुपए अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। इसकी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आपके लिए दिखा देता हूं। सर सेलिंग प्राइस की बात करें 16 रुपए वेरिएबल कॉस्ट था, 4 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट, तो 20 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट होगी और उसके अंदर 20% का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो 24 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया। 4 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट थी, 2 लाख यूनिट का टारगेट, तो 8 लाख रुपए आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 8 लाख डिवाइड बाय 24 सेलिंग प्राइस है, 16 वेरिएबल कॉस्ट है। आंसर आ गया पॉइंट नंबर 1 का 1 लाख यूनिट्स। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट भी बड़ा इजी सा दिया गया, कहते हैं रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स निकाल के बताओ अगर सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर दिया जाए। सर सेलिंग प्राइस अभी 24 चल रहा था, अगर आप 24 को 10% से कम कर देते हो 21.6 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज है नहीं, 16 ही चलेगा। तो इसका मतलब 5.6 जो है 5.6 जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 5.6 करोगे तो 142,857, इसको राउंड ऑफ में आप 858 भी लिख सकते हो। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो बस ये 4 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन ही था। इंस्टीट्यूट ने इसका डायरेक्ट ही आंसर दिया कि पॉइंट 1 का आंसर 1 लाख यूनिट और पॉइंट 2 का आंसर 142,858 यूनिट है, जो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद जो पार्ट 2 था, इसके बाद जो पार्ट बी का 1 पार्ट है 4 नंबर का, दैट इज थ्योरी। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो देखो इसमें मेरे लायक कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, यहां पे इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी डिफरेंसेस बताए हैं 1 2 3 4 5 डिफरेंस बताए हैं 4 नंबर की वेटेज के लिए। 4 नंबर में अगर आप 4 पॉइंट भी रेलिवेंट लिख कर आए होंगे, एग्जामिनर 4 में से 4 नंबर दे देता है। यहां पे 5 पॉइंट है, बट आप पढ़ के तो 5 ही पॉइंट जाओ ताकि आपको 4 पॉइंट आराम से याद रह जाए। बाकी 5 भी लिख के आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा अच्छा है, इंस्टीट्यूट जो चाह रहा है वो हो जाएगा। तो इसमें देखो कराने वाला कुछ नहीं, आप इसको खुद भी रीड करोगे, बात बन जानी है। इसके बाद जो पार्ट बी का सेकंड पार्ट है
वो भी दिया मार्जिनल कॉस्टिंग में से ही है, जिसमें दो डिमांड दे दी, तो एक डिमांड 4 नंबर के लिए और एक डिमांड 3 नंबर के लिए, मतलब ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3B का पार्ट 2, मेसर्स अंकिता प्लास्टिक लिमिटेड provides you the data of the following product for the year 2022-23। दो तरीके के पाइप बनाते हैं ये, एक है 1 इंच का पीवीसी पाइप और दूसरा है हाफ इंच का पीवीसी पाइप। प्रॉफिट आपके पास गिवन है, अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो 3,60,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट बनता है। यूनिट का सेलिंग प्राइस 200 है, इधर 150 है। पीवी रेशियो 40% है। अगर पीवी रेशियो 40% है तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 80 रुपए का और यहां पे आ गया 75 रुपए का। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 200 में से 120 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, यहाँ पे 75 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और सेल मिक्स जो है वो 2:1 है, मतलब 1 इंच पीवीसी पाइप जो है वो डबल बिकता है इन कंपेरिजन विद हाफ इंच पीवीसी पाइप। 2:1 का प्रोपोर्शन है। जॉइंटली फिक्स्ड कॉस्ट है 8,15,000 की। कहते हैं मेसर्स अंकिता प्लास्टिक लिमिटेड एक्सपेक्ट that number of unit to be sold in 2023-24 would be same as in 22-23। सर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है वो गिवन नहीं है, बट कहते हैं नेक्स्ट ईयर 23-24 में उतनी ही यूनिट बिकेगी जितनी 22-23 में सेल आउट हो रही है। लेकिन हाउएवर ड्यू टू अपग्रेडेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द जॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%। लेकिन ये जो जॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी 10% से कम हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट ईयर फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट 8,15,000 माइनस 10% कर दो तो ये आएगी 733,500 एंड द वेरिएबल कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 8%। वेरिएबल कॉस्ट जो 120 थी उसको 8% से बढ़ा देंगे तो ये 129.6 हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, और ये जो 75 है उसको 8% से बढ़ा देंगे तो ये 81 हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज है नहीं, तो नेक्स्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 200 माइनस 129.6 और 150 माइनस 81 आ जाएगा। सारी कैलकुलेशन मैंने करी हुई है, दिखाता हूं अभी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर ए, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 इंच पीवीसी पाइप एंड हाफ इंच पीवीसी पाइप सोल्ड इन 22-23। सर ये जो क्वेश्चन ने कहा था कि नंबर ऑफ यूनिट जो है 23-24 में उतनी ही रहेगी जितनी 22-23 में, तो क्वेश्चन कहता है पहले तो ये बताओ 22-23 में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बिक रही है। सिंपल सी बात है, हमें एक बात पता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अगर हमें ये पता है कि 2:1 का प्रोपोर्शन है तो सिंपल सी बात है, अगर आप 1 इंच पीवीसी पाइप 2x सेल करोगे तो हाफ इंच x सेल होगा। तो वी कैन से सर 2x इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा था यहाँ पे 80, तो 2x इंटू 80 plus x into 75 that should be equal to total that should be equal to contribution minus 8,15,000 that should be equal to 3,60,000। सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बना रखा है आपके लिए। तो सर प्रॉफिट होता है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट है 3,60,000 दोनों का मिला के। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, 80 रुपए का कंट्रीब्यूशन है 1 इंच का और हाफ इंच का है 75 का, तो 80 और 75। क्वेश्चन ने कहा है कि सेल मिक्स 2:1 है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 2x लिख रहा हूं तो ये x लिख रहा हूं, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट 8,15,000 थी। ये 22-23 की कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन सेम यूनिट 23-24 में आप बेचोगे। बस इसको सॉल्व किया तो x 5,000 आया। x क्या था, हाफ इंच, तो हाफ इंच पीवीसी पाइप की क्वांटिटी 5,000 है तो 1 इंच की डबल है तो 10,000 यूनिट। सर क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी, 4 नंबर के लिए। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द 2 प्रोडक्ट इन 23-24। सर 2023-24 का प्रॉफिट बताओ। बड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि आप नंबर ऑफ यूनिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 5,000 और 10,000, 5,000 और 10,000। तो सर हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने पीछे दिखाया, सारी कैलकुलेशन मैंने यहां पे कर दी थी। रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट 733,500 यहां पे कॉपी कर दिया है।
वेरिएबल कॉस्ट मैंने जो कैलकुलेट करी थी यहाँ पे 120 थी, 8% बढ़ा के 129.6, 75 थी, 8% बढ़ा के 81, वो भी यहाँ पे लिख दिया। सर सेलिंग प्राइस में कोई चेंज था नहीं, तो 200 रुपए ही रहेगा, मतलब 200 माइनस 129.6 इंटू 10,000, ये 7,04,000 आएगा। और 150 इज द सेलिंग प्राइस, 81 इज द वेरिएबल कॉस्ट इंटू 5,000 यूनिट, 3,45,000 आएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं थी 733,500, बस आपको आपका आंसर मिल जाता 3,15,500। इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से आप मैच कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने सीधा सीधा आपको बताया कि भाई 1 इंच की 10,000 यूनिट, हाफ इंच की 5,000 यूनिट और टोटल प्रॉफिट अपना 3,15,500 का। कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में कैलकुलेट करके बता दिया है। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपको दो पार्ट में मिल जाता है। पार्ट ए 8 नंबर का ट्रांसफर प्राइसिंग में से दिया हुआ है, और पार्ट बी जो है वो आपको दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग में से 7 नंबर की वेटेज के साथ। लेकिन पूरा का पूरा 15 नंबर का आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रैक्टिकल देखने को यहां पे मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में से देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज ऑफ 8 मार्क्स क्वेश्चन। क्या है देख लेते एक बार। जेन लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स A, B, C and D in division X. Products are sold in the external market and the cost data for the month of July 2022 is as under. हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी सी और डी, जो कि आप डिवीजन एक्स में बना रहे हो। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी, चारों का सेलिंग प्राइस अपने पास गिवन है, चारों में आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर यूनिट गिवन है, और पीवी रेशियो भी गिवन है। अगर पीवी रेशियो गिवन है तो आप इजीली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। सेलिंग प्राइस 250 तो 250 का 30% 75, 450 का 40% 180, 300 का 45% 135 और 350 का 50% 175। और अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। 250 माइनस 75 175, 450 minus 180 it will be 270, 300 minus 135 it will be 165 और 350 minus 175 175। प्रोडक्ट डी जो है, लास्ट प्रोडक्ट जो है, कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन वाई। अब इनकी एक और डिवीजन है डिवीजन वाई, उनको प्रोडक्ट डी ट्रांसफर किया जा सकता है। हाउएवर मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड बाय डिवीजन वाई इज 1500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी। लेकिन प्रोडक्ट डी की जो डिवीजन वाई है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500 यूनिट की जरूरत हो सकती है, इसके ज्यादा नहीं। और मैक्सिमम सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन एक्सटर्नल मार्केट में प्रोडक्ट ए आप सेल कर सकते हो 3000 यूनिट्स, बी आप सेल कर सकते हो 4000 यूनिट्स, सी आप सेल कर सकते हो 3500 यूनिट, डी आप सेल कर सकते हो 2000 यूनिट। क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी। अगर डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को प्रोडक्ट डी ट्रांसफर करे तो हर यूनिट का ट्रांसफर प्राइस क्या होगा वो बताओ। इफ द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिवीजन एक्स आर, दो सिचुएशन है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर डिवीजन एक्स में 70,000 आवर्स की अवेलेबिलिटी है, अगर डिवीजन एक्स में 70,000 घंटों की अवेलेबिलिटी है और हमें दैट इज डिवीजन एक्स को ट्रांसफर करनी है 1500 यूनिट वाई को, तो बताओ ट्रांसफर प्राइस क्या रखे। तो सर इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर लिया है। अगर हमारे पास 70,000 आवर्स है तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एक्सटर्नल मार्केट में जो डिमांड है इसके लिए कितने आवर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सर नंबर ऑफ यूनिट मैंने कॉपी कर लिया है प्रोडक्ट ए बी सी डी की, 3000, 4000, 35,000, 3500 और 2000, और हर यूनिट को बनाने के जो आवर्स है वो भी कॉपी कर लिए, दैट इज 5, 10, 10, 8। तो इसका मतलब हमें टोटलिटी में जो आवर्स की जरूरत पड़नी है वो है सर 1,06,000 घंटे। लेकिन मेरे पास तो 1,06,000 घंटे है ही नहीं, पॉइंट 1 के अकॉर्डिंगली मेरे पास 70,000 घंटे ही है। तो इसका मतलब फिलहाल तो हम एक्सटर्नल मार्केट को भी पूरा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं एक्सटर्नल मार्केट में आप
कितना कितना सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि पूरा तो कर नहीं पा रहे। तो इसके लिए मैंने स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाया। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग में 5 कॉलम, क्योंकि 4 प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए बी सी डी। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कॉपी किया क्वेश्चन से, 250, 450, 300, 350। पीवी रेशियो कॉपी किया। पीवी रेशियो कॉपी किया 30%, 40%, 45 और 50। 30%, 40%, 45 और 50। तो जैसे ही आप सेलिंग प्राइस को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपका कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, जो कि मैंने पीछे भी कैलकुलेट करके यहां पे लिखा ही था। जैसे ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल गया, इसको आप डिवाइड कर दो आवर्स पर यूनिट से, 5, 10, 10, 8, 5, 10, 10, 8, तो आपको आपका कंट्रीब्यूशन पर आवर पता चल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर आवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसका है? प्रोडक्ट डी का, तो इसको रैंकिंग 1 दे दी। इसके बाद बी का नंबर आता है सेकंड रैंकिंग, देन ए है थर्ड रैंकिंग और डी है आपकी फोर्थ रैंकिंग। तो इस पे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बना लिया। इस पे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बना लिया। 4 कॉलम में प्रोडक्ट, यूनिट, आवर्स पर यूनिट और टोटल आवर्स। सर टोटल आवर्स की अवेलेबिलिटी थी फिलहाल हमारे पास 70,000। सबसे पहली जो रैंकिंग आ रही थी, सबसे पहली रैंकिंग डी की थी, और डी की यूनिट्स कितनी बनानी है अपने को ज्यादा से ज्यादा? सर 2000। तो इसमें कितने घंटे लग जाएंगे? 16000। तो सबसे पहले हम डी बना देंगे, 2000 यूनिट, 8 घंटे पर यूनिट, 16000 घंटे निकल गए। 70,000 में से 16,000 निकल गया, सेकेंड रैंकिंग। सर सेकेंडली हम बी बनाएंगे, और बी की हमें 4000 यूनिट बनानी है, 40,000 घंटे इसमें लग जाएंगे। तो बी की सेकेंड रैंकिंग 4000 यूनिट बनानी है, 10 के अकॉर्डिंगली 40,000 घंटे आपके लग जाएंगे। इसके बाद थर्ड रैंकिंग थी आपकी ए की। अब ए की अपने को 3000 यूनिट बनानी है, 5 घंटे लगेंगे, तो 15,000 घंटे चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे 40 + 16, 56,000 आवर्स ऑलरेडी यूज कर चुके हो। अपने पास टोटल 70,000 थे, तो अब हमारे पास 15,000 घंटे है ही नहीं, तो हमें 14,000 बैलेंसिंग फिगर में देने पड़ेंगे। अगर एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगेंगे, तो 14,000 आवर्स में कितने बना लोगे? 2800 यूनिट। सर अभी सिचुएशन ये चल रही थी, अब अगर मैं डिवीजन वाई को प्रोडक्ट डी की यूनिट ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा? सर अगर आप प्रोडक्ट डी की यूनिट ट्रांसफर करोगे डिवीजन वाई को, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर करनी है। आपको वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर करनी है, दैट इज 175, जो मैंने यहां पे कैलकुलेट करके दिखा दी थी। साथ में 1500 यूनिट जो है, 1500 यूनिट जो है वाई की, 1500 यूनिट डी की जो आपने वाई को ट्रांसफर करनी है, हर यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगेंगे, तो 1500 × 8 12,000 घंटे। 12,000 घंटे सर मेरे पास नहीं है, किससे मांगूंगा? जिसकी लास्ट रैंकिंग है उससे। इसके पास 12,000 घंटे हैं सर, बिल्कुल है, तो आप 12,000 घंटे इनसे मांग लो। जब आप 12,000 घंटे ए से सेक्रीफाइस कराओगे, तो ए के हर घंटे से आपको 15 रुपए का नुकसान होता है। अगर आप ए बनाते तो 15 रुपए कमाते, अब ए से वो घंटे छीन लोगे डी बनाने के लिए, तो वो 15 रुपए का नुकसान होगा। तो सिंपल सी बात है, 12,000 × 15, सर आपको इतना नुकसान है, 12,000 × 15 इतना नुकसान होगा। क्यों? आप ए नहीं बेच पाओगे 1,80,000 का, और वो मुझे कवर करना है कितनी यूनिट वाई की? सर 1500 यूनिट से कवर करना है। तो 1500 यूनिट से अगर कवर करना है तो 120 रुपए का आपको कवरेज करनी है। तो 175 वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और 120 रुपए पर यूनिट बेनिफिट लॉस्ट होगा ड्यू टू ट्रांसफर, क्योंकि अब आप ए नहीं बना पाओगे। तो आप ट्रांसफर प्राइस कितना रखोगे? 295 का, 295 का। सेकेंड सिचुएशन में ये कहते हैं अगर हमारे पास 80,000 आवर्स हो, अगर आपके पास 80,000 आवर्स हो तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो अगर आपके पास 80,000 आवर्स होगा तो आपको फिर से ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास घंटे ज्यादा हैं, तो आप ज्यादा यूनिट बना पाओगे। सबसे पहले तो ये तो सेम रहेगा सर, ये जो डी और बी जो वाला पार्ट है ये तो सेम रहेगा, क्योंकि ये तो आप पहले भी बना लेते थे, अब भी बना लोगे। लेकिन पहले मेरे पास 70,000 घंटे थे, लेकिन अब 80,000 घंटे हैं। तो जो थर्ड रैंकिंग है ए की, थर्ड रैंकिंग है ए की, तो ए के लिए मुझे 15,000 घंटे चाहिए। तो अब मैं 3,000 यूनिट इसकी बना लूंगा, 3,000 यूनिट बना लूंगा, 5 के हिसाब से 15,000, ये भी बन जाएगी। अब क्या होगा? 80,000 में से 16 + 40,000 + 15,000, आपने 71,000 आवर्स कंज्यूम कर लिए, तो 9,000 घंटे बच गए आपके पास बैलेंसिंग फिगर में।
9000 घंटे बैलेंसिंग फिगर में बच गए और सी की हर यूनिट को बनाने के लिए आपको 10 घंटे लगते हैं, तो सर 900 यूनिट ही बन पाएगी, जबकि डिमांड तो ज्यादा है, डिमांड तो ज्यादा है 3500 यूनिट की, लेकिन हमारे पास कम आवर्स हैं तो 900 यूनिट बन पाएगी। अब जब मैं ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो मैं कहूंगा सर वेरिएबल कॉस्ट तो 175 जो आ रही थी वही आएगी, वेरिएबल कॉस्ट तो 175 आ रही थी वो आएगी, लेकिन अब बेनिफिट लॉस्ट में क्या होगा, मुझे 12000 घंटों की जरूरत है, डी की 1500 यूनिट बनानी है, हर यूनिट को बनाने में 8 घंटे, 12000 घंटों की जरूरत है। सर अब 12000 घंटे मैं किससे मांगूंगा, लास्ट है सी, तो मैं 9000 घंटे तो इससे ले लूंगा, बच्चे भी जो 3000 घंटे हैं वो मैं ए से मांगूंगा। तो मुझे नुकसान क्या होगा, सी की हर यूनिट पे, सी के हर घंटे से कितना कमा लेता था, सर सी के हर घंटे पे आप 13.5 रुपए कमाते थे, तो 9000 इंटू 13.5, एक तो ये नुकसान होगा, और बाकी बचे हुए 3000 घंटों के लिए 3000 इंटू 15 ये नुकसान होगा, तो 9000 इंटू 13.5, 3000 इंटू 15 ये नुकसान होगा सर। मतलब 166,500 का नुकसान होगा, और कितनी यूनिट से कवरेज करनी है, 1500 से, तो सर 111 रुपए पर यूनिट कवर करना है, तो अकॉर्डिंगली 286 विल बी द ट्रांसफर प्राइस। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में भी ऑलरेडी करे हुए थे, तो जिन बच्चों ने भी प्रैक्टिस करी होगी बिल्कुल उन्होंने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4A आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में से 8 मार्क्स की वेटेज के साथ दिया गया। इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया था एक बार दिखा देता हूं। इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट आंसर देना जरूरी समझा कि सर पॉइंट नंबर 1 का आंसर 295 होगा और 2 का आंसर 286 होगा। वो किस तरीके से कैलकुलेट किया गया वो मैंने आपके सामने डिटेल्ड में एक डिस्कशन दे दिया है। आपके सामने ये जो सॉल्यूशन है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, उस स्टोर सेक्शन में जो सजेस्टेड आंसर का कोर्स है वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहां पे कोई प्राइसिंग लिखी हुई भी हो जस्ट इग्नोर इट, कंटेंट सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। वहां पे केवल और केवल जो वीडियो क्लासेस है वो पेड है, बाकी जो नोट्स हैं, नोट्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से हमारी मोबाइल ऐप पे मिल जाते हैं। क्लासेस जो है उसको देखने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो आपको दे दिया गया है मेक और बाई डिसीजन मेकिंग में से। डिसीजन मेकिंग मेक और बाई में से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4B दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4B, मेसर्स विजुअल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज ए मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, कई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हमारे पास डेटा है वन प्रोडक्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ सीसीटीवी कैमरा, एक प्रोडक्ट लाइन है सीसीटीवी कैमरा की, एंड द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 डिफरेंट मॉडल्स, और कंपनी 3 तरीके के मॉडल्स बनाती है। मेसर्स विजुअल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज करंटली कंसीडरिंग ए प्रपोजल फ्रॉम ए सप्लायर हु वांट टू सप्लाई lenses of the CCTV camera to Messrs Visual Infotech Private Limited। कंपनी बनाती है सीसीटीवी कैमराज, और जो सीसीटीवी कैमरा के लेंसेज है उसके लिए कंपनी के पास एक सप्लायर का ऑफर है। Messrs Visual Infotech Private Limited currently produces all the lenses it requires। कंपनी की अगर लेंसेज की बात करें तो कंपनी फिलहाल तो लेंसेज भी खुद ही बना रही है, मतलब सीसीटीवी कैमरा भी बनाती है, उसके लिए जो लेंसेज होते हैं वो भी कंपनी खुद बना रही है। इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर नीड, मेसर्स विजुअल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज फॉर ईच सीसीटीवी कैमरा मॉडल। अब कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली हर सीसीटीवी कैमरा के लिए कंपनी 3 तरीके के लेंसेज बनाती है। तो टोटलिटी में कितने हो गए 9, क्योंकि 3 सीसीटीवी कैमरा के मॉडल्स हैं, हर मॉडल के लिए अगर 3-3 लेंसेज कंपनी बनाती है तो टोटलिटी में 9 तरीके के लेंसेज बनाती है। ठीक है, अब वो जो लेंसेज है उसके लिए सप्लायर का हमारे पास एक ऑफर है।
सप्लायर कहता था सप्लायर वुड चार्ज ₹2500 पर लेंस रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ लेंस। ये जो 9 तरीके के लेंसेज है, कहते हैं कोई भी लेंस आप हमसे ले लेना, ₹2500 पर लेंस हम चार्ज करेंगे। मतलब अगर कंपनी ये लेंसेज बाहर से खरीदे तो ₹2500 पर लेंस की कॉस्ट आएगी। फॉर द नेक्स्ट ईयर मेसर्स विजुअल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोजेक्टेड द कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन ऑफ लेंसेज एज फॉलोज। दिस इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन वैल्यू ऑफ 10,000 यूनिट्स। कंपनी का प्रोजेक्शन ये है कि अगर हम लेंसेज खुद बनाएंगे तो 10,000 यूनिट के लिए मटेरियल लगेगा 75 लाख रुपए का, लेबर लगेगी 65 लाख रुपए की, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 55 लाख होगा। फिक्स्ड ओवरहेड में दो खर्चे हैं, एक है फैक्ट्री सुपरवाइजर की कॉस्ट 35 लाख और अदर फिक्स कॉस्ट है 65 लाख। इस तरीके से इसका टोटल कर दिया 2,95 लाख का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं द इक्विपमेंट यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस द लेंसेज हैज नो अल्टरनेटिव यूज एंड नो मार्केट वैल्यू। कहते हैं लेंस बनाने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उनका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। मतलब लेंस नहीं बनाऊंगा तो वो वेस्ट है मेरे लिए, बन जाए तो अच्छी बात है, मतलब उसका कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की कोई रिलेवेंसी नहीं है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लेंस प्रोडक्शन यूनिट will remain idle if the company purchase the lenses from outside market rather than production in house। अगर कंपनी लेंसेज नहीं बनाएगी तो उसके लिए जो आपने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो भी आइडल रहेगा, मतलब उसका भी कोई रेंटल वगैरह आपको कुछ मिलना नहीं है। फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट इज फॉर सैलरी ऑफ ए क्वालिटी मैनेजर एंड प्रोडक्शन सुपरवाइजर। ऊपर जो आपको फैक्ट्री सुपरविजन की कॉस्ट दी थी, कहती है सुपरविजन की जो कॉस्ट है इसके अंदर क्वालिटी मैनेजर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी है, हु वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द कंपनी इफ द कंपनी क्लोजेस इट्स लेंस प्रोडक्शन यूनिट। अगर कंपनी लेंसेज बनाना बंद कर देगी तो कंपनी इनको डिसमिस कर देगी। मतलब लेंस बनाने की वजह से ये कॉस्ट तो रेलिवेंट है, बट अदर फिक्स कॉस्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन होगा, रेंट वगैरह होगा, वो टोटली इररिलेवेंट है, क्योंकि हम इररिलेवेंट कॉस्ट तो डिसीजन मेकिंग में लेते नहीं है। तो मतलब 65 लाख नहीं लेना। पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ परचेजिंग रदर देन मैन्युफैक्चरिंग द लेंसेज रिक्वायर्ड फॉर सीसीटीवी कैमरा। कहते हैं बताओ अगर हम परचेज करें बनाने की बजाय तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। सर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बनाओगे तो आपका कॉस्ट क्या आएगी, 75 लाख, 65 लाख, 55 लाख और 35 लाख। सिंपल कहूं तो 2,95 लाख में से 65 लाख निकाल दो, ये 10,000 यूनिट की कॉस्ट आएगी अगर आप बनाओगे तो। सिंपल 2,30 लाख की कॉस्ट आ गई। इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो 2,95 लाख में 65 लाख रुपए इरेलीवेंट है तो 2,30 लाख की कॉस्ट आएगी। बाहर से खरीदोगे तो 2,500 रुपए पर लेंस है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000, सर 2.5 करोड़ की कॉस्ट आएगी। अगर आप परचेज करोगे तो 20 लाख रुपए का लॉस होगा। बस क्वेश्चन यही तो जानना चाह रहा था कि अगर आप परचेज करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। सर हमें लॉस होगा 20 लाख रुपए का। सिंपल, इंस्टीट्यूट का आंसर क्या कहता है, 20 लाख रुपए आपका आंसर होगा। उन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर दे दिया। सेकंड पॉइंट, डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कंपनी वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग एंड प्रोड्यूसिंग द लेंसेज। कहते हैं मैं बाई करूं या बनाऊं, इन डिफरेंस पॉइंट बताओ। इफ द फ्यूचर वॉल्यूम लेवल इज प्रेडिक्टेड टू डिक्रीज, ये चलो बात की बात है, यहां तक देख लो। पहले इन डिफरेंस पॉइंट की बात कर लो। सर इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात करूं तो अगर आप बनाओगे तो आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है 35 लाख की, नहीं बनाओगे तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट है 35 लाख का डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर अगर आप बाहर से खरीदते हो तो वेरिएबल कॉस्ट 2,500 रुपए है सीधा सीधा। अगर आप बनाते हो तो ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी 75 लाख प्लस 65 लाख प्लस 55 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट, 1950 1950, तो डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट आ गया, अकॉर्डिंगली आ गया 6364 यूनिट।
6364 यूनिट विल बी योर आंसर। मतलब कंपनी अगर 6364 लेंसेज बनाती है या बाहर से खरीदती है तो दोनों केसेस में कॉस्ट सेम आएगी, आप दोनों में से कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो। देन क्वेश्चन ने इसी पॉइंट में कहा, इफ द फ्यूचर वॉल्यूम लेवल इज प्रेडिक्टेड टू डिक्रीज, आपको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड कम होगी, तो वुड दैट इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। तो देखो डिक्रीज, सिंपल सी बात यह है कि सर 6364 यूनिट पे सेम है, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में डिमांड कम होगी तो हम उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है। और यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कहां पे कम है सर? बाइंग में, बाहर से खरीदने में हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो नहीं है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो इफ द फ्यूचर वॉल्यूम लेवल इज प्रेडिक्टेड टू डिक्रीज, द ऑप्शन वेयर फिक्स्ड कॉस्ट इज लोअर इज प्रेफरेबल, और वो ऑप्शन क्या है? परचेज फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो कहते हैं, व्हाट वुड बी योर डिसीजन if the space presently occupied by lens production unit could be leased to another company at a lease rent of 25 लाख रुपए पर annum। तो सर इस सिचुएशन में ये जो 25 लाख रुपए है ये भी हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के केस में। तो आप जो पहले कैलकुलेशन यहां पे कर रहे थे 295 में से 65 लाख रुपए माइनस किया था केवल और केवल, अब आपको यहां पे 25 लाख रुपए ऐड भी करना पड़ेगा। सर 2,95,000 टोटल वैल्यू थी, जिसमें से मैंने ये क्या किया था? 65 लाख पूरा माइनस कर दिया था। अब या तो आप 65 लाख माइनस 25 लाख वैसे करके सीधा 40 लाख दिखा दो, नहीं तो 65 लाख माइनस करके 25 लाख रुपए बेनिफिट लॉस्ट के नाम से दिखा दो। तो 2,55 लाख की कॉस्ट है, जबकि परचेज करूंगा तो 250 की कॉस्ट आई रही थी। तो सर इस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग में 5 लाख का, तो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएंगे। तो हमारा डिसीजन जो पहले पॉइंट में था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो मेक और बाई का प्योर क्वेश्चन है, जो डिसीजन मेकिंग में आप मेक और बाई पढ़ते हो सर उसका ये क्वेश्चन यहां पे गिवन था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है दैट इज गिवन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, या हम कहें तो सर ये गिवन आपको रेजिडुअल इनकम में से, या आपको गिवन है रेजिडुअल इनकम में से। और जो पार्ट बी है वो आपको गिवन है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में से। दो पार्ट किए इसमें, पार्ट 1 में ईवीए का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया 6 नंबर का, और पार्ट 2 में आपको यहां पे 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन भी अटैच किया गया है लर्निंग कर्व से रिलेटेड। तो ये आपके जो डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टॉपिक है मॉड्यूल में, आपके स्टडी मटेरियल में जो डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसमें से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 बनाया गया है, क्योंकि आरओआई और रेजिडुअल इनकम का पार्ट भी वहीं पे कवर किया है, ईवीए भी उसी में कवर किया है, और लर्निंग कर्व भी इन्होंने उसी में कवर किया। हालांकि हम ये टॉपिक अलग अलग आपको करवाते हैं क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम नॉर्मली आरओआई आरआई का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर करवाते हैं, और लर्निंग कर्व का टॉपिक अलग से करवाते हैं, और ईवीए का टॉपिक आपको अलग से देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5A काफी सिंपल छोटा सा क्वेश्चन। The following information relates to the operating performance of two divisions of Syntra Limited for last year। दो डिवीजन है, डिवीजन M और डिवीजन N। दोनों की ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 15 लाख और 25 लाख। ऑपरेटिंग एसेट गिवन है 60 लाख और 1,25 लाख। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लिया इन्होंने, 15 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 25% आया, और 25 लाख डिवाइड बाई 1,25 लाख इंटू 100 करके 20% आया। क्वेश्चन की बड़ी छोटी छोटी 3 डिमांड है। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं एनालाइज विच डिवीजन इज मोर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ आरओआई। सर साफ साफ दिख रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवीजन एम का ज्यादा है, तो डिवीजन एम ज्यादा सक्सेसफुल है, तो ऑफ कोर्स पहले पॉइंट का आंसर डिवीजन एम होगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कहते हैं यूजिंग 15% एज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट द रेजिडुअल इनकम फॉर ईच डिवीजन। सर ऑपरेटिंग इनकम आपके पास गिवन है 15 लाख और 25 लाख, जस्ट इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर दो, दैट इज 60 लाख का 15% 9 लाख, और 1,25,00,000 का 15% 18,75,000 आपको आपका रेजिडुअल इनकम मिल गया। और क्वेश्चन ने कहा आइडेंटिफाई द डिवीजन विच इज मोर सक्सेसफुल अंडर द मेजर इन 2। ये जो सेकंड पॉइंट में रेजिडुअल इनकम निकाला है इसके बेसिस पे कौन सी डिवीजन ज्यादा सक्सेसफुल है,
तो सर n का रेजिडुअल इनकम ज्यादा है तो n ज्यादा सक्सेसफुल है। सर ये छोटा सा क्वेश्चन था 5 नंबर की वेटेज के लिए। इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया था। यहाँ पे पहले और तीसरे पॉइंट का आंसर तो नो डाउट है ही सीधा सीधा। सेकंड में इन्होंने डायरेक्ट आंसर बता दिया था, मैंने आपको वो कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि किस तरीके से वो चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको मेन हमारी वीडियो का बेस्ट बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि आपको सारी चीजें जो है वो डिटेल में यहां पे मिल जाएगी, जो कि इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में डिटेल्ड में नहीं दी है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी की तरफ बढ़ते हो तो पार्ट बी गिवन आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में से क्वेश्चन नंबर 5b, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स एवाईसी लिमिटेड कैलकुलेट, आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए कैलकुलेट करके देना है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 1.5 लाख शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 1,50,000। सिमिलरली 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच, 20 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। टैक्स का रेट 30% अप्लाई करना है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 1.1 है। सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस जो है इंक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व 2 करोड़ है। सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल रिजर्व इंक्लूड है नहीं है। इट इज द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस फॉर द कंपनीज इन द इंडस्ट्री टू विच AYC लिमिटेड बिलोंग टू पे एटलीस्ट ए डिविडेंड ऑफ 14% पर एनम टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर। और आपको ईवीए कैलकुलेट करके देना है। सर ईवीए का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में सी इंटू के मतलब कैपिटल इंप्लॉयड में इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है ईबीआईटी की, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम की, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स। तो पहले ऑपरेटिंग इनकम तो पता हो, उसके लिए आप फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल एवरेज अपने पास गिवन है 1.1, ईबीआईटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाय एक्स माइनस इंटरेस्ट की बात करें तो सर 20 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं इंटू 10, 2 करोड़ के डिबेंचर्स हुए और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 करोड़ का 10% 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 करोड़ 20 लाख, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 2 करोड़ 20 लाख। टैक्स का रेट है आपका 30%, तो 2 करोड़ 20 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, दैट विल बी योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 1,50,000 इंटू 100, 1.5 करोड़ की कैपिटल ये हो गई। 20 लाख इंटू 10, 2 करोड़ की कैपिटल ये हो गई। 1.5 करोड़ ये है और 2 करोड़ ये है, तो ये हो गया टोटलिटी में 7 करोड़ का कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 7 करोड़ का इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट निकाल लो। क्वेश्चन ने कहा था डिविडेंड का रेट है 14% और इसमें इक्विटी क्या है, 1.5 करोड़ इक्विटी है, ये 1.5 करोड़ भी इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी होता है। तो 5 करोड़ का इक्विटी और 2 करोड़ का डेट है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 7, 0.14 इंटू 5 अपॉन में 7 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 30% टैक्स का रेट है, तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स हो गया 7%, तो 0.07 इंटू 2/7, 2/7 कैसे, 2 करोड़ का डेट है, टोटल 7 करोड़ में, तो ये आ गया 12%। ये 12% यहां पे अप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा 70 लाख रुपए, 70 लाख जो है दैट विल बी योर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट आंसर देना जरूरी समझा, 70 लाख रुपए का ईवीए। और इसके साथ इन्होंने यहां पे एक थ्योरी क्वेश्चन अटैच किया 4 नंबर के लिए लर्निंग कर्व में से, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग कर्व एंड स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व। इसका आंसर जो है वो इंस्टीट्यूट ने फुल फ्लेज दिया है थ्योरेटिकली कि लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग कर्व क्या होता है और इसका एप्लीकेशन जो है वो कहां कहां किया जाता है, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट प्रोडक्शन, वर्क शेड्यूलिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग्स वगैरह में किया जाता है। ये जो थ्योरेटिकल आंसर है ये आप यहां से रीड कर सकते हो। मैं अपने मोबाइल ऐप पे क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगा, इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर है वो भी अपलोड करूंगा और साथ में हमारा ये जो स्लाइड्स है इसका भी पीडीएफ अपलोड करूंगा। तो आप वहां पे इजीली जो है
डाउनलोड कर पाओगे पीडीएफ वगैरह और अपने पास सेव कर सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है दैट इज गिवन फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल, और बी जो पार्ट है वो भी गिवन है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। 8 प्लस 6, 8 प्लस 7, 15 मार्क्स का पूरा पूरा आपको बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में, दो पार्ट्स में। पार्ट ए में आपको प्रोडक्शन बजट वगैरह पूछा गया है, बिल्कुल प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, जबकि पार्ट बी जो है वो आपका बनाया गया है मास्टर बजट का क्वेश्चन, मास्टर बजट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6A, एश हब प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, दो तरीके के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। ए फोरकास्ट ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द ईयर इज गिवन बिलो। अपने पास पहले 5 महीने की नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है उसका एक एस्टिमेशन गिवन है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों की कितनी कितनी यूनिट्स आप सेल करोगे वो डेटा गिवन है। अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट में बता दी, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट की बता दी, साथ में फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट भी दोनों प्रोडक्ट में बता दिए। कहते हैं देयर विल बी नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है हमारे पास। लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करें इन यूनिट्स तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बजटेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की जो सेल होगी उसका आधा हम अपने पास फिनिश्ड प्रोडक्ट में मेंटेन करेंगे। शुड बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक रहेगा अगले महीने की सेल का आधा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर एंडेड मार्च, पिछले साल जो मार्च था उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आपने फॉलो करना है, मतलब अप्रैल की जो सेल होगी उसका 50% आपने मार्च में फॉलो किया होगा। क्वेश्चन की डिमांड बड़ी सिंपल है, कहते हैं सबसे पहले तो प्रोडक्शन बजट बना दो क्वांटिटी में और उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना देना। लेकिन कहते हैं प्रोडक्शन क्वांटिटी बजट आपको अप्रैल से जुलाई तक बनाना है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट आपको समराइज्ड फॉर्म में बनाना है, मतलब हर महीने का अलग अलग नहीं बनाना। ठीक है सर, अगर आपको प्रोडक्शन बजट अप्रैल से जुलाई बनाना है तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई एक ही सिंगल स्टेटमेंट में हम बना सकते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ कॉलम तो है नहीं। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक्स एंड वाई का है, मैंने यहां पे सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई ले लिया और उसके अंदर दो दो पार्ट कर दिए, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। सिंपल फॉर्मेट फॉलो करो प्रोडक्शन बजट का। सबसे पहले आप सेल कंसीडर करते हो अप्रैल से जुलाई, अप्रैल से जुलाई 1000, 1200, 1600, 2000 एक्स का, तो 1000, 1200, 1600 और 2000 एक्स का। सिमिलरली वाई की 2800, 2800, 2400 और 2000, 2800, 2800, 2400 और 2000। इसमें आप ऐड करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन का अगले महीने की सेल का 50%, तो अगला महीना 1200 तो उसका 50% 600, 1600 का 50% 800 और 2000 का 50% 1000। जुलाई के लिए अगस्त देख लो, सर अगस्त की सेल 2400 है तो इसका 50% 1200। सिमिलरली वाई में, सिमिलरली वाई में अगले महीने की सेल 2800 का 50% 1400, 2400 का 50% 1200, 2000 का 50% 1000 और जुलाई के लिए अगस्त देख लो, अगस्त में 1600 है तो इसका 50% 800। हमें पता है कि हर महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाता है, तो ये 600, 1400, 800, 1200, 1000 और 1000। बात आई अप्रैल के ओपनिंग स्टॉक की, तो सर जो मार्च का क्लोजिंग होगा वो अप्रैल का ओपनिंग होगा, और मार्च में क्लोजिंग क्या होगा, अप्रैल की सेल का 50%, तो 1000 का 50% 500 और 2800 का 50% 1400। अकॉर्डिंगली आपको आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स पता चल गई मंथली।
फिर मैंने क्या किया, एक्स की सारी यूनिट ऐड कर दिए, 1100 प्लस 1400 प्लस 1800 और प्लस 2200, तो एक्स की यूनिट हो गई 6500 6500, वाई की 2800 प्लस 2600 प्लस 2200 एंड प्लस 1800, तो सर ये आ गई टोटलिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स 9400। 9400 क्वेश्चन ने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना के देना है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना के देना है समराइज फॉर्म में। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा समराइज कर दिया है। ये कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 12 4 16 और 3 19 और 1 20 रुपए पर यूनिट, और ये थी आपकी 19 और 7 26 और 4 30 रुपए पर यूनिट। तो जस्ट नंबर ऑफ यूनिट को 20 और 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर आपको दिया कुछ इस तरीके से, प्रोडक्शन बजट बना के दिया एक्स और वाई का 6500 9400, प्रोडक्शन बजट बनाया इन्होंने 1100, कुछ इस तरीके से बनाया। पैंसठ सौ 9400 ही निकाला है, बट फॉर्मेट पूरा फॉलो ना करके इन्होंने क्या किया, अप्रैल मई जून जुलाई जो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन बजट बनाया था वो बना के नहीं दे के सीधा आंसर दे दिया, टोटल दे दिया। और अमाउंट की मैं बात करूं तो अमाउंट में इन्होंने कुछ इस तरीके से शो किया, मटेरियल की कॉस्ट अलग, लेबर की कॉस्ट अलग, ओवरहेड की कॉस्ट अलग, टोटल 4,12,000 था, टोटल आपका 4,12,000 है। कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो सर इसका जो पार्ट बी था वो भी आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल फोरकास्टिंग में से ही दिया गया, लेकिन क्वेश्चन कौन से बजट का था, मास्टर बजट का ये क्वेश्चन आपको दिया गया। मास्टर बजट का ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहां पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6B, N2 Glass Company provide the following details relating to master budget for the year ended 31st March 2024। मास्टर बजट आपको बना के देना है। देखो इसका सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने काफी अच्छा दिया था, थोड़ी बहुत कमी थी वो मैंने सुधरवा दी है, तो इसी में इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं आराम से। सेल्स बताई क्वेश्चन में, सबसे पहले टफन्ड ग्लास की 60 लाख और मैट ग्लास की 20 लाख, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, 80 लाख रुपए की। तो सर टोटल सेल्स यहाँ पे 80 लाख रुपए की थी। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 48 लाख, कैसे, 60% ऑफ सेल। अगर 80 लाख रुपए आपकी सेल है तो इसका 60% 48 लाख हो गया। डायरेक्ट वेजेस की मैं बात करूं तो 20 वर्कर्स थे, 1500 रुपए पर मंथ था, और मल्टीप्लाई बाय 12 करे तो ये 3,60,000 रुपए आपकी डायरेक्ट वेजेस का खर्चा आ गया। तो यहां पे इन्होंने प्राइम कॉस्ट शो करी 51,60,000, इसमें 48 लाख का डायरेक्ट मटेरियल और 3,60,000 रुपए का डायरेक्ट वेजेस है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड अलग अलग शो किए, तो मैंने अलग अलग कर दिए यहां पे। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर में वर्क्स मैनेजर 5,000 रुपए पर मंथ था, तो मल्टीप्लाई बाय 12 60,000 हो गया। फोरमैन की सैलरी 4,000 रुपए पर मंथ था, तो ये 48,000 पर एनम हो गया। स्टोर्स एंड स्पेयर्स 2.5% ऑन सेल था, तो 80 लाख रुपए का 2.5% 2 लाख रुपए कैलकुलेट कर दिया। डेप्रीशिएशन और मशीनरी 1,26,000, लाइट एंड पावर 30,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 80,000 रुपए, और अदर सन्ड्रीज था 10% ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस थी 3,60,000 की, तो इसका 10% 36,000। इन्होंने इसको वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग किया, तो मैंने अलग अलग कर दिया है। फिक्स्ड में वर्क्स मैनेजर आ जाएगा 60,000, फोरमैन आ जाएगा 48,000, 1,26,000 रुपए आ जाएगा डेप्रीशिएशन और मशीनरी, लाइट एंड पावर आ जाएगा 30,000। अगर आप 60,000 प्लस 48,000 प्लस 1,26,000 और प्लस 30,000 करोगे, आपको आपका 2,64,000 फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। और अगर आप 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 36,000 करोगे तो आपको आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3,16,000 मिल जाएगा। इसका तीनों अमाउंट का टोटल है 57,40,000, और जब आप सेल्स में से वर्क्स कॉस्ट माइनस करोगे आप अपने जीपी पे पहुंच जाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट पे। इसके बाद सिंपली आपको माइनस कर देना है एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3,60,000, तो आप अपने नेट प्रॉफिट 19 लाख पे पहुंच जाओगे। बस ये छोटा सा आंसर था जिसमें आपको मास्टर बजट बना के देना था। तो इंस्टीट्यूट ने काफी कुछ इसका आंसर ठीक ही दिया, नहीं तो चाहते तो केवल सीधा सीधा 19 लाख रुपए दे देते, तो वो भी हमें मैच करवाना ही था, बट काफी कुछ प्रेजेंटेशन दे दी थी, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन इसी में आपको एक साथ ही करवा दिया।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7A आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में से दिया गया, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और जो बी पार्ट है वो भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ही दिया गया है, जिसमें आपको कैलकुलेट द वेरिएंसेस, काफी सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड वगैरह कैलकुलेट करके दे देने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7A देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7A 5 नंबर के लिए, डेशन लिमिटेड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख रुपए है एंड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड on the basis of standard machine hours. The company had budgeted for 1 lakh machine hours for the month, 1 लाख घंटे. During the month, the company used 1 lakh, ये budgeted थे 1 लाख घंटे, and during the month, the company used 1,10,000 machine hours, actual hours, while it should have used 95,000 machine hours, standard hours. तो budgeted hours, actual hours, standard hours, budgeted overhead और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 4,70,000। सर डेटा सारा का सारा गिवन है, आपको फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम, एफिशिएंसी और केवल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है। इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने तो सीधा सीधा ही दिया, लेकिन मैंने इसके लिए ऑलरेडी आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन बना रखा है। इसके लिए हम डेटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस बनाते हैं, बजटेड आवर्स, बजटेड रेट पर आवर, बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड आवर्स को बजटेड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिकवर्ड ओवरहेड पता चल जाते हैं। डेटा रखना शुरू करें तो क्वेश्चन ने कहा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख है, बजटेड ओवरहेड में लिख दिया। क्वेश्चन ने कहा बजटेड आवर्स 1 लाख है, एक्चुअल आवर्स 1,10,000 है, तो बजटेड आवर्स 1 लाख लिख दिया और एक्चुअल आवर्स 1,10,000 लिख दिया। और स्टैंडर्ड आवर्स 95,000 है और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 4,70,000 है, तो सर स्टैंडर्ड आवर्स 95,000 लिख दिया और एक्चुअल ओवरहेड 4,70,000 लिख दिया। 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करके बजटेड रेट पर आवर निकाल लिया, जो यहां पे कॉपी कर दिया। 4,70,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 करके 4.27 निकाल दिया और 95,000 स्टैंडर्ड आवर्स को 5 रुपए बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करके 475 कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस। सर वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। 4,75,000 माइनस 5 लाख, 25,000 रुपए एडवर्स आ जाएगा। सेकंड आपको एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल आवर्स, 95,000 माइनस 1,10,000 इनटू बजटेड रेट 5 रुपए, तो ये आ जाएगा आपका 75,000 रुपए एडवर्स। और तीसरा कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, 475 माइनस 470, 5,000 रुपए फेवरेबल। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का 5 नंबर की वेटेज के लिए, बट इसके साथ एक बड़ा क्वेश्चन अटैच किया गया 10 नंबर की वेटेज का, और वो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ही अटैच किया गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 7B पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7B, डॉक्स्टीन लिमिटेड इज यूजिंग ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग and has a manufacturing division which makes a product to which the following details relate. मटेरियल 5 kg लगेगा, 20 रुपए का रेट है, 100 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर के 12 आवर्स चाहिए, 20 रुपए के हिसाब से 240 रुपए की कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड 12 घंटे तो गिवन थे ही, 10 रुपए का रेट होगा, 120 रुपए की कॉस्ट। रेलिवेंट फिक्स्ड ओवरहेड आर बेस्ड ऑन 1 लाख रुपए पर मंथ एंड प्लांट आउटपुट जो है वो 2000 यूनिट्स पर मंथ है, मतलब एक महीने में 2000 यूनिट हम बनाएंगे, ये आपका प्लान है, और 1 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी फिक्स्ड ओवरहेड की, ऐसा आपका प्लान है। सेलिंग प्राइस आप 550 रुपए पर यूनिट सोच के बैठे हो। ड्यूरिंग ए रिसेंट मंथ एक्चुअल में आपने केवल 1800 यूनिट बनाई, जबकि 2000 यूनिट का टारगेट था, और एक्चुअल में आपकी कॉस्ट इनकर हुई, मटेरियल आपने 8500 kg कंज्यूम किया, कॉस्ट आई 1,72,000 की। लेबर ने 20,000 आवर्स काम किया, कॉस्ट आई 4,20,000 की। वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आई 2,20,000, फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट आई 98,000, तो टोटल कॉस्ट 9,10,000 आ गई। सेल किया 9,50,000 में, तो प्रॉफिट आ गया इनका 40,000 रुपए का। क्वेश्चन चाहता था एनालाइज एंड कैलकुलेट द वेरिएंसेस व्हिच अकर ड्यूरिंग द मंथ। तो सर काफी सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट हो सकते हैं मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड के, और बाद में आपको एक्चुअल प्रॉफिट को बजटेड प्रॉफिट से रिकंसाइल भी करके देना था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया।
इसका आंसर भी इंस्टीट्यूट ने तो डायरेक्ट ही देना जरूरी समझा, काफी सारे आंसर दे दिए, बट इसका मैंने डिटेल में सॉल्यूशन यहां पे आपके लिए बना रखा है। इसके लिए सबसे पहले आप डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बना सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीनों में तीन तीन कॉलम ले सकते हो, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। मटेरियल को लेकर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था एक यूनिट का डेटा मटेरियल 5 केजी लगेगा 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए, तो 5 केजी 20 रुपीज के हिसाब से 100। लेकिन एक्चुअल में आपने 1800 यूनिट बनाई, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 1800 यूनिट बनाई तो अगर एक यूनिट के लिए 5 केजी लगना था तो 1800 के लिए 9000 केजी एट द रेट ऑफ 20, 1,80,000 की कॉस्ट आनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में आपने मटेरियल 8500 केजी यूज किया जिसकी कॉस्ट 1,72,000 की आई, तो रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो 1,72,000 डिवाइड बाई 8500 करके 20.235 का। मैंने यहाँ पे तीन मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट जो हो सकते थे निकाल दिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट 1,80,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 1,72,000, 8,000 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस 20 माइनस एक्चुअल प्राइस 20.235 मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 8500, 2,000 एडवर्स। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी 9,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 8500 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस 20, 10,000 फेवरेबल। सिमिलर तरीके से मैंने डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस बनाया, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीनों में तीन तीन कॉलम रखे, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट। और क्वेश्चन ने कहा था एक यूनिट को बनाने के लिए 12 घंटे लगेंगे, 20 रुपए का रेट होगा, 240 की कॉस्ट आएगी। तो 12 घंटे 20 रुपए का रेट, 240 की कॉस्ट आएगी। एक्चुअल में 1800 यूनिट बनाई, अगर एक यूनिट के लिए 12 घंटे लगने थे तो 1800 यूनिट के लिए इट शुड बी 21,600 घंटे एट द रेट ऑफ 20, 4,32,000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। एक्चुअल में आपने जब 1800 यूनिट बनाई, लेबर ने 20,000 घंटे काम किया, 4,20,000 रुपए की कॉस्ट आई, तो 4,20,000 डिवाइड बाई 20,000, 21 रुपए का रेट आ गया। मैंने अगेन इसमें भी तीन वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दिए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट 4,32,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 4,20,000, 12,000 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट 20 माइनस एक्चुअल रेट 21 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 20,000 एडवर्स। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स 21,600 माइनस एक्चुअल आवर्स 20,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 20 रुपीज, 32,000 फेवरेबल, 32,000 फेवरेबल। इसके बाद मैंने सिमिलरली डेटा फॉर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस बना दिया, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीनों में अगेन तीन तीन कॉलम, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट। सर इसके लिए भी अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल ओवरहेड के एक यूनिट के लिए 12 घंटे 10 रुपए का रेट, 120 रुपए की कॉस्ट। एक्चुअल में 1800 यूनिट आपने बनाई तो 1800 इंटू 12, 21,600 एट द रेट ऑफ 10, 2,16,000। जबकि एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट 2,20,000 आई, घंटे तो जो लेबर के होते हैं वही रहते हैं, तो 20,000 घंटे और 2,20,000 की कॉस्ट, तो रेट आ जाएगा आपका 11 रुपए का डिवाइड करके। इसके लिए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 2,16,000 माइनस 2,20,000, 4,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज माइनस एक्चुअल रेट 11 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स 20,000, 20,000 एडवर्स। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स 21,600 माइनस एक्चुअल आवर्स 20,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 10, 16,000 फेवरेबल। देन डेटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया, बजटेड आवर्स, बजटेड रेट पर आवर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, बजटेड रेट पर आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आएंगे। एज पर क्वेश्चन बजटेड आवर्स की मैं बात करूं तो आप बजट में कह रहे थे 12 घंटे लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए और 2,000 यूनिट का टारगेट था, मतलब 2,000 इंटू 12, 24,000 घंटे काम करने का टारगेट था। फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट आप 1,00,000 रुपए बता रहे थे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 करके आप बजटेड रेट पर आवर निकालोगे 4.1666, जो कि यहां पे नीचे आके भी बजटेड रेट पर आवर में कॉपी हो जाएगा। इसके बाद एक्चुअल आवर्स भी सेम रहते हैं, जो आपके लेबर के होते हैं वही फिक्स्ड ओवरहेड के आवर्स भी होते हैं, दैट इज 20,000। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा जो आया आपका वो 98,000 आया, तो आप 98,000 डिवाइड बाई 20,000 करके एक्चुअल रेट निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड आवर्स वही होते हैं जो लेबर के होते हैं, 21,600 यहां से कॉपी कर सकते हो।
जिसको बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 रुपए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने कैलकुलेट कर दिया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, 90,000 माइनस 98,000, 8,000 एडवर्स आ गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, 1 लाख माइनस 98,000, 2,000 फेवरेबल आ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होता है अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, 90,000 माइनस 1 लाख 10,000 एडवर्स आ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट, 21,600 माइनस 20,000 इंटू 4.1666, ये आ जाएगा 6,667 फेवरेबल। और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस की बात करें, फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर, 20,000 माइनस 24,000 इंटू 4.166666, तो ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा 16,667 एडवर्स। इसके बाद मैंने डेटा फॉर सेल वेरिएंस भी बना दिया, जिसमें केवल और केवल बजट और एक्चुअल बनता है, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट चल रहा था। बजट था कि 2000 यूनिट बनाकर बेचेंगे 550 रुपए के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में आपने 1800 यूनिट बेची, और सेल वैल्यू थी आपकी 9,50,000, तो आप 9,50,000 डिवाइड बाई 1800 करके ये एक्चुअल रेट निकाल सकते हो। सबसे पहले सेल वैल्यू वेरिएंस बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, 11 लाख माइनस 9,50,000, इट विल बी 1,50,000 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस होता है बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 550 माइनस 527.77 इंटू 1800, 40,000 एडवर्स। और वॉल्यूम वेरिएंस होता है बजटेड सेल क्वांटिटी 2000 माइनस एक्चुअल सेल क्वांटिटी 1800 मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस 550, 1,10,000 एडवर्स। जब आपने ये सारे वेरिएंसेस निकाल लिए तो क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में कहा था आपको रिकंसिलिएशन बना के दो एक्चुअल प्रॉफिट का बजटेड प्रॉफिट के साथ, तो मैंने यहां पे रिकंसिलिएशन बना दिया है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेते हैं रिकंसिलिएशन में, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट पर यूनिट। सर एक्चुअल आउटपुट था आपका 1800 यूनिट का, प्रॉफिट पर यूनिट की अगर मैं बात करूं वो बजटेड होता है, स्टैंडर्ड होता है, तो प्रॉफिट पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप कह रहे थे 100, 240, 120 और 1 लाख है 2000 यूनिट के लिए, तो 50 रुपए का ये हो गया। तो 100 प्लस 240 प्लस 120 प्लस 50, तो सर ये कॉस्ट आ रही थी 510 रुपए टोटलिटी में, और सेलिंग प्राइस था आपका 550, तो 40 रुपए पर यूनिट का आपका प्रॉफिट आ रहा था, 40 रुपए पर यूनिट का आपका प्रॉफिट आ रहा था। ये मैंने यहां पे दिखा भी दिया है। इसके बाद आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, वो एडजस्ट कर दो, सिंपल सी बात है। सर मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस 8,000 फेवरेबल है, प्लस हो जाएगा। लेबर का कॉस्ट वेरिएंस 12,000 फेवरेबल है, प्लस हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स है 4,000, माइनस हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस 8,000 नेगेटिव है, माइनस हो जाएगा। और सेल वैल्यू वेरिएंस आपका, और सेल वैल्यू नहीं, इसमें केवल प्राइस एडजस्ट होता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो होती है वो हम एक्चुअल ही कंसीडर करके चलते हैं। तो ध्यान देना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, लेकिन सेल का केवल और केवल प्राइस वेरिएंस, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम तो हम यहाँ पे लेते ही एक्चुअल क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम की वजह से तो डिफरेंस आया ही नहीं, जिसकी वजह से केवल और केवल प्राइस वेरिएंस को ही एडजस्ट किया जाता है, दैट इज 40,000 एडवर्स। अकॉर्डिंगली आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट 40,000 रुपए पे पहुंच जाओगे, जो कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। तो इस तरीके से ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। इस क्वेश्चन को हमने अपने नोट्स में भी कवर करके इसका सॉल्यूशन जो है अपने जो पेड स्टूडेंट है उनको गूगल ड्राइव में ही ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया। जिन्होंने ऐप से खरीदी क्लासेस उनको ऐप में मिल गया, और जिन्होंने मोबाइल गूगल ड्राइव से खरीदा था उनको गूगल ड्राइव के थ्रू उसका आंसर ऑलरेडी मिल चुका था। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी 2 पार्ट किए गए। पहले पार्ट में डिसीजन ट्री दिया गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था वो डिसीजन थ्योरी वाले स्टडी मॉड्यूल में से था, और बी पार्ट में जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी जो मॉडल्स हम देखते हैं उसमें से दिया गया। पहले क्वेश्चन नंबर 8A की बात कर लेते हैं 7 नंबर की वेटेज के लिए। मिस्टर कंच, ए बिजनेसमैन हैज 2 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स A and B.
available to him, but he lacks the capital to undertake both of them simultaneously. कहते हैं दो इन्वेस्टमेंट है ए और बी, एक साथ तो नहीं ले सकते क्योंकि पैसों की कमी है. He can choose to take A first and then stop, or if A is successful then take B, और vice versa. वो कहते हैं या तो मैं पहले A लूंगा, उसको रोक दूंगा, और अगर A सक्सेसफुल हुआ तो फिर मैं B लूंगा, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो, मतलब पहले B और अगर B सक्सेसफुल हो तो आप A अडॉप्ट कर सकते हो. मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं ले सकते, एक के बाद एक ले सकते हो. The probability of success on A is 0.7 while for B it is 0.4. प्रोजेक्ट A सक्सेसफुल होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, जबकि B सक्सेसफुल होगा इसकी प्रोबेबिलिटी केवल 0.4 है. बोथ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर एन इनिशियल कैपिटल आउटले ऑफ 2000. चाहे प्रोजेक्ट A में लगाओ चाहे B में, 2000 रुपए लगने हैं. एंड बोथ रिटर्न नथिंग इफ द वेंचर इज अनसक्सेसफुल. सिंपल सी बात है, अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो आपको कोई रिटर्न जनरेट नहीं होनी. तो वी कैन ऑल्सो से कि सर A सक्सेस नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है और B सक्सेस नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है. सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ A विल रिटर्न ₹3000 ओवर कॉस्ट. अगर A सक्सेसफुल हुआ आपको 3000 रुपए कॉस्ट के ऊपर रिटर्न मिलेगा, मतलब प्रॉफिट. एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ B जो है वो आपको 5000 रुपए का रिटर्न देगा ओवर कॉस्ट. क्वेश्चन ने कहा सबसे पहले डिसीजन ट्री बना के डिसीजन दो कि करें क्या. तो देखो डिसीजन ट्री यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अच्छा खासा बना रखा है, तो अपने को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिसीजन 1 ये है, एक एक करके. डिसीजन 1 ये है कि आपसे एग्जांपल प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करते हो, मतलब आप जा रहे हो कि पहले बी, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो ए लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा. से एग्जांपल आप बी लेते हो. अगर आप बी लेते हो तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस है 0.4, इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस है 0.4, तो इसका मतलब फेल होने के चांसेस है 0.6. राइट. 2000 रुपए की कॉस्ट है, तो अगर 60% चांसेस है फेल हो जाएगा तो 1200 रुपए का नुकसान हो गया. हमें इन्होंने कहा था अगर बी सक्सेसफुल हो गया तो हम बी को स्टॉप कर देंगे, और जब बी को स्टॉप कर देंगे, बी को स्टॉप कर देंगे तो हम उसके बाद ए को ले लेंगे, और जो ए है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस है 0.7, सक्सेसफुल होने के चांसेस है 0.7 और फेल होने के चांसेस है 0.3. फेल हुआ तो 2000 का 30% 600 रुपए का नुकसान, और सक्सेसफुल हुआ तो ये है ए तो 3000 का 70% 2100 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा. 2100 रुपए का आपको यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा. अगर मैं कुछ भी नहीं लेता ए और बी तो सर कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 0. अगर मैं दूसरे सिनेरियो में जाता हूं, मैं कहता हूं पहले मैं ए एक्सेप्ट करूंगा, तो ए की सक्सेसफुल होने के चांसेस है 0.7, तो फेल होने के चांसेस है 0.3. फेल हो गया तो 2000 रुपए का नुकसान, तो 2000 का 30% चांसेस है, तो 600 रुपए का नेट नुकसान. अगर ए सक्सेसफुल हो गया तो ए को स्टॉप करके हम बी लेंगे. बी के सक्सेसफुल होने के चांसेस 0.4 है, बी के सक्सेसफुल होने के चांसेस 0.4 है, तो बी के केस में 5000 रुपए का रिटर्न था, तो 5000 का 40% 2000 रुपए का प्रॉफिट, और फेल होने के चांसेस है 0.6, तो 2000 का 60% 1200 रुपए. इस तरीके से आपको ये डिसीजन ट्री बना के देना था. इसके बाद अगर मैं बात करूं बी की तरफ बढ़ूं, तो सर बी का सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट ही दिया, तो इसका सॉल्यूशन हमें यहां पे डिटेल में बनाना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 8B, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर. सिडसरी लिमिटेड, ए फूड प्रोडक्ट कंपनी, is contemplating the introduction of a revolutionary new product with new packaging to replace the existing product. उनका कोई existing product है, उसको ये दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस करना चाह रहे हैं एट ए मच हायर प्राइस. मच हायर प्राइस का मतलब है S1, या फिर
moderate change in the composition of the existing product with a new packaging, small increase in price S2, या फिर स्मॉल चेंज इन द प्राइस दैट इज S3। मतलब ये तीन स्ट्रेटजीज है कंपनी की, S1, S2, S3। द पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर ऑफ इवेंट आर, हो सकता है हाई इंक्रीज इन सेल देखने को मिले दैट इज इंडिकेटेड बाय N1, हो सकता है सेल्स में चेंज ही ना देखने को मिले दैट इज इंडिकेटेड बाय N2, हो सकता है चेंज सेल्स में डिक्रीज की साइड में देखने को मिले दैट इज N3। ये तीन स्टेट ऑफ नेचर है। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी worked out the payoff in terms of yearly net profit for each of the strategy for these event that is expected sale। तो ये net profits आपके, this is represented in the following table। मतलब अगर ये सिनेरियो रहा तो 7 लाख का प्रॉफिट, ये सिनेरियो रहा तो 3 लाख, ये सिनेरियो रहा तो 1.5 लाख, इस तरीके से ये कहानी बनाई गई है। क्वेश्चन ने आपसे 4 मॉडल पूछे हैं डिसीजन मेकिंग के। डेवलप ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सिट्सरी लिमिटेड बेस्ड ऑन मैक्सिमिन क्राइटेरिया। सर इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है। अगर आप मैक्सिमिन क्राइटेरिया अप्लाई करते हो तो सबसे पहले तो आपको जो मैट्रिक्स गिवन है उसको कॉपी पेस्ट तो करना ही है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिनिमम पिक करते हैं, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, मैक्सिमिन क्राइटेरिया, तो मिनिमम लिया जाता है सबसे पहले रो वाइज। तो रो वाइज मिनिमम पिक करोगे तो इट विल बी 1,50,000, इसके अंदर 0 और इसमें 2 लाख। अब ये जो मिनिमम निकाले आपने उसमें से मैक्सिमम क्या है सर, 2 लाख। कौन सी मेथड में, वो कौन से स्ट्रेटजी में, S3 में, तो S3 शुड बी सिलेक्टेड, S3 शुड बी सिलेक्टेड। मैक्सिमिन का यही आंसर है। दूसरा है मैक्सीमैक्स, मैंने ये भी सेम मैट्रिक्स के अंदर किया है। मैक्सीमैक्स में आपको मैक्सिमम लेना है ईच रो का। तो सर 7 लाख है पहली रो का मैक्सिमम, दूसरी रो का मैक्सिमम है 5 लाख और तीसरी रो का मैक्सिमम है 3 लाख। इसमें मैक्सिमम क्या है 7 लाख। कौन सी स्ट्रेटजी में, S1 में, तो योर आंसर विल बी S1, S1। तीसरा क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है लैपलेस। सर लैपलेस में हम क्या करते हैं, लैपलेस में हम एवरेज करते हैं। तो मैंने पहले तो मैट्रिक्स को कॉपी कर लिया, देन एवरेज निकाल दिए। कैसे, 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइड बाई 3, 5 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाई 3। और ये जो एवरेज आया इसमें सबसे ज्यादा क्या है सर, S1 में सबसे ज्यादा फिगर है, क्योंकि ये प्रॉफिट चल रहे हैं। तो S1 जो है दैट शुड बी सिलेक्टेड। और फोर्थ में आपको हर्विक्स क्राइटेरिया अप्लाई करना है, और हर्विक्स क्राइटेरिया के लिए सिंपली आपको डी कैलकुलेट करना होता है, और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू मैक्सिमम इन AI। मैक्सिमम इन AI का मतलब रो में मैक्सिमम क्या है, प्लस 1 माइनस A मल्टीप्लाई बाय मिनिमम इन द रो। तो जैसे स्ट्रेटजी की मैं बात करूं, क्वेश्चन से पिक करें, तो सर इन्होंने कहा अल्फा 0.4 है, तो 0.4 इंटू मैक्सिमम क्या है 7 लाख, प्लस बच कितना गया 0.6, तो 0.6 इंटू मिनिमम 1.5 लाख, 370 आ जाएगा। सिमिलरली 0.4 इंटू 5 लाख प्लस 0.6 इंटू 0, 2 लाख आ जाएगा। सिमिलरली 0.4 इंटू 3 लाख एंड 0.6 इंटू 2 लाख, ये आ जाएगा 240। हाईएस्ट क्या है 370, तो सर S1 स्ट्रेटजी शुड बी सिलेक्टेड। तो ये तो क्राइटेरियाज आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं हमने, और अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स पता होने चाहिए हर एक क्राइटेरिया में, आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जो जून 2023 ने इंस्टीट्यूट में दिया था। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जून 2023 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाइए। हालांकि हम काफी लेट हो गए, रीजन बीइंग हम आपको MQP वगैरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे थे, टेस्ट सीरीज आपके लिए कंडक्ट कर रहे थे, मैराथन्स आपके लिए प्रोवाइड करा रहे थे। इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन आपको हमने अभी प्रोवाइड कराया है। तो हम थोड़ा सा लेट है, बट फिर भी एग्जाम से पहले पहले हम आपको ये सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। आपके लिए ऑफकोर्स बेनिफिशियल होगा, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफकोर्स ये बेनिफिशियल होगा ही होगा। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक बात और याद दिला दूं, पेपर का जो पैटर्न है जून 2023 का जो मैंने सॉल्यूशन करवाया है, जून 2023 का पेपर का पैटर्न
और आज के टाइम के पेपर के पैटर्न में चेंज है। अगर आपको आज के टाइम का पेपर का पैटर्न देखना है तो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करवाया हुआ है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस अटेम्प्ट के लिए, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। पेपर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया, इसमें इररिलेवेंट केवल दो ही चीजें हैं, स्टार्टिंग में जो फिल इन द ब्लैंक्स थे और ट्रू फॉल्स थे, बाकी सेम पैटर्न अभी भी आपका चल ही रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि हम कंटेंट बेस्ड डेटा जो आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट होता है वो लेकर आते हैं, लाइक फ्री टेस्ट सीरीज, मैराथन सीरीज हो गया, सजेस्टेड आंसर हम लेके आएंगे अभी पेपर खत्म होने के बाद आपके लिए। हम सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट से पहले हम सजेस्टेड आंसर आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट लेना है, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैंने आपके सामने पीडीएफ वगैरह रखे हैं, तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको एमक्यूपी की जो सीरीज होती है उसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारा मोबाइल ऐप जरूर 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 डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह हम आपको बोलते हैं वो सारा का सारा आपको हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू ही मिलने वाला है। स्टोर सेक्शन में जाइए और जो भी कोर्सेज वहां पे है उन कोर्सेज में देखिए कि कहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। जो भी पीडीएफ है, सजेस्टेड आंसर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो क्लासेस जो है वो अगर आपको चाहिए तो नॉमिनल प्राइसेस पे आपको हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, और अगर आपको लैपटॉप पे देखनी है क्लासेस तो आप commercelectures.com पे जाइए और वहां पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।